चलिए, तो इसमें देखो ऐसा है, जो न्यूज़पेपर दे रखी है, मान लो द हिंदू अखबार है, इसमें हम थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं कि भाई इसमें पूछा कैसे है आपको, या पढ़ना कैसे। मेन बात तो ये है कि इसको पढ़ना कैसे है आपको, है ना। एज ए यूपीएससी एस्पिरेंट जो है भाई, सीधी सी बात है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। और ऐसा नहीं है कि लोग कह रहे हैं इसलिए, ये रियलिटी में ज़रूरी है आपके लिए। अगर इसको नहीं पढ़ेंगे तो एग्ज़ाम में क्वेश्चन जो है बहुत मुश्किल है करना, चाहे वो मेंस के हों या फिर प्री के हों। तो दोनों के लिए जब इंपॉर्टेंट है तो उसका मतलब ये पढ़ना तो चाहिए ही फिर। अब यहाँ पर देखो, आपने देखा कि भाई ओपन टू डिबेट इन हाउस ऑन ऑपरेशन सिंदूर। इससे तो ऐसा लग रहा है कि भाई ठीक है, चलो कोई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, लेकिन वो इसको इंपॉर्टेंट किसको नहीं लगेगा, जिसको ये दिखेगा ऑपरेशन सिंदूर, ठीक है, जिसको जो इस पर फोकस करेगा, अच्छा ऑपरेशन सिंदूर है, चलो कोई बात नहीं, इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन इंपॉर्टेंट इसलिए हो रहा है, या यूपीएससी के लिए इसलिए इंपॉर्टेंट हो रहा है क्योंकि इसमें जो है ये दिया गया है, इन हाउस यानी मानसून सेशन जो है वो शुरू हो रहा है, समझे आप। जो संसद का है, पार्लियामेंट का है, वो मानसून सेशन जो है शुरू हो रहा है, तो उसकी वजह से इंपॉर्टेंट हो जाता है कि थोड़ा बहुत जानकारी आपको होनी चाहिए कि भाई मानसून सेशन में क्या काम कैसे होता है, या पार्लियामेंट जो है वर्क कैसे करती है। इसको जब आप पढ़ेंगे तब आपको मिलेगा इसमें, जैसे द सेंटर इज ओपन टू डिस्कशन ऑल द इशू ऑफ नेशन इंपॉर्टेंट इंक्लूडिंग ऑपरेशन सिंदूर इन पार्लियामेंट, पार्लियामेंट्री अफेयर मिनिस्टर, ठीक है। तो यहाँ ये नहीं पढ़ने लगो कि भाई पार्लियामेंट्री अफेयर मिनिस्टर कौन है, ये सब नहीं। आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है, इसके लिए इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि जब आप पढ़ेंगे इसको, मैंने तो पढ़ लिया है, मैं इसलिए बता रहा हूँ आपको, इसमें आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है ठीक है। एक तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन SIR ऑफ इलेक्टोरल रोल इन बिहार। अब ये इंपॉर्टेंट थोड़ा है कि जैसे बिहार में इलेक्शन होने वाले हैं, तो वहाँ पर जो है एक वो चल रहा है इस समय, ठीक है, कि भाई SIR चल रहा है वहाँ पे। SIR मतलब जो इलेक्टोरल रोल्स हैं, यानी कि इलेक्टोरल रोल्स का मतलब क्या होता है, जो वोट देने वाले लोग हैं उनके नाम जो है लिस्ट में है कि नहीं है प्रॉपर, तो वही जो है उसी को करेक्शन का काम चल रहा है, इसी बोला जा रहा है SIR, जो कि आजकल काफ़ी ज़्यादा जो है उसमें है, मतलब उसको जो है काफ़ी लोग जो है इस बारे में बात कर रहे हैं, एक तरह ट्रेंडिंग इशू है, ठीक है। तो SIR के बारे में बात होगी। SIR क्या होता है, कौन इशू करता है, या किसके पास पावर होती है ये इस मतलब इस मुहिम को चलाने की। तो SIR के बारे में 2-3 चीज़ें हम जान लेते हैं यहाँ पर। SIR, ठीक है, इसको कौन चलाता है, पहली बात तो BLO, ठीक है, ब्लॉक जो एक तरह से वो होता है ना, BLO होता है जो, वो चलाता है इसको, ठीक है। और दूसरा क्या कौन करता है, ठीक है, ब्लॉक मतलब ब्लॉक लेवल ऑफिसर है इनका, BLO इलेक्शन कमीशन का है ये। दूसरा क्या होता है, इसके अंदर इंफॉर्मेशन क्या रहती है, इसके अंदर क्या होती है, इलेक्टोरल रोल की इंफॉर्मेशन होती है, इलेक्टोरल ठीक है, इलेक्टोरल रोल, ठीक है, तो उसकी इंफॉर्मेशन होती है। तो इलेक्टोरल रोल है, उसका करेक्शन होता है इसमें, यानी अगर आपसे पूछे भाई SIR जो है वो किस चीज़ से रिलेटेड है, तो यानी इलेक्टोरल रोल के करेक्शन से संबंधित है। फिर इसको जो है कौन कंडक्ट कराता है, इसको कंडक्ट कराता है, कौन कराता है, ECI, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ठीक है। तो ये सब आपको न्यूज़पेपर से जो है इन्फॉर्मेशन मिलती है, आपको ये सब जानकारी जो है इकट्ठी करनी चाहिए। अब मैं आप नहीं कर पाएंगे क्योंकि टाइम लगता है थोड़ा, इसीलिए जो है हम करा के देते हैं आपको थोड़ा इस तरीके से, ताकि आप जो है इसको पढ़ सकें और आपको जो है कवर हो जाए। फिर और क्या आता है इसमें, अब ये पूछा जाए आपसे कि भाई SIR कराने की पावर ECI को कहाँ से मिलती है। अब ये पूछे कोई आपसे, कोई कहाँ से मिलती, क्वेश्चन है ये, कॉन्स्टिट्यूशन में मिलती है या फिर कोई आर्टिकल है, क्या है, या पार्लियामेंट देती है, ठीक है। तो इसको कहाँ से मिलती है, RPA एक्ट, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट, RPA एक्ट से 1950 में बना था ये, ठीक है। तो 4-5 पॉइंट तो हमें इससे मिल गए। अब जैसे क्वेश्चन सीधे सीधे बन सकते हैं, आपसे पूछा जा सकता है आराम से। रीज़न क्या है, पूछा जाने का रीज़न यही है कि भाई इस समय जो है ये हॉट इशू है, ठीक है। मेंस में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, भाई बिहार में जो SIR जो है वो एक कंट्रोवर्शियल इशू है, इसको लेकर जो है आप करेक्शन के वो बताओ आप,
कि इसको ठीक कैसे किया जा सकता है, या इसको लेकर जो है क्रिटिसिज्म हो रहा है तो क्रिटिसिज्म क्यों हो रहा है। इन पॉइंट्स को लेकर आपको सोचना चाहिए, अपडेट रहना चाहिए। क्रिटिसिज्म इसलिए हो रहा है कि बिहार में जो SIR हो रहा है वो इसलिए, उसमें जो है इन्होंने कहा कि हम आधार को जो है वो ले सकते हैं, अगर आपके पास वोटर ID कार्ड नहीं है हम आधार को लेकर अपडेट कर देंगे, आपको राशन कार्ड से अपडेट कर देंगे आपका नाम, ये सब करके अपडेट कर देंगे। ये इनकी ऑथेंटिसिटी थोड़ी डाउट वाली होती है, ठीक है। राशन कार्ड की तो ऑथेंटिसिटी वैसे ही डाउट वाली रह रही है आजकल। राशन कार्ड को लेकर और भी इन्होंने ऐसे ऐसी चीज़ें ली हैं जिसको लेकर लगातार डाउट का इशू चल रहा है कि भाई कहीं ऐसा ना हो कि जो रूलिंग पार्टी है उसको पता है कि भाई ये कम्युनिटी मुझको वोट नहीं देगी, उसके वोटर्स जो है काट दे या उसके वोटर्स को कम कर दे लिस्ट में से, तो वो वोट नहीं डाल पाएंगे। तो रूलिंग पार्टी इस तरीके से यूज़ कर सकती है SIR का ना, समझ में आ रहा है। तो यहाँ तक सोचना है आपको एज ए UPSC एस्पिरेंट कि भाई कहाँ इस चीज़ का रोल है, क्या चीज़ कैसे हो रही। पूछा जाता है आपसे, भाई आपसे बोला गया भाई क्रिटिकली एग्जामिन करो आप इसको, तो जब तक आपको उसका प्लस माइनस नहीं पता होगा आप कैसे क्रिटिकली एग्जामिन करोगे। समझ में आ रहा है सबको? कोई डाउट है तो रुके, नहीं तो आगे बढ़ें। तो समझ में आए। अब इसका बेनिफिट क्या है? बेनिफिट ये है कि भाई जितने लोग इसमें SIR जब हो रहा है, कुछ लोग ऐसे भी तो होंगे जो नहीं जुड़ रहे हैं या उनका लिस्ट में नाम नहीं है, अपडेट करना है, तो वो तो ज़रूरी है। लेकिन इसका जो है प्रॉब्लम क्या है, इसकी वजह से प्रॉब्लम यही है कि रूलिंग पार्टी जो है इसको गलत तरीके से यूज़ कर सकती है, कर भी रही है। तो ये सब लेके, इस बात को लेके हॉट इशू बना हुआ है, समझे आप। तो आपको सोचना क्या है, ये सब UPSC नहीं पूछेगा आपसे, ये पूछेगा कि भाई सोल्यूशन बताओ इसका। UPSC का पेपर वो अलग है ही, इसीलिए वो कहेगा भाई SIR को लेकर जो है कंट्रोवर्सी हुई, उसके जो है रूटीन है, उसका जो मेथड है उसको लेके कि भाई आधार, ये सब बता देगा वो खुद ही। वो ये भी बता देगा कि ECI द्वारा जो एक वो चलाया जा रहा है, मुहिम चलाई जा रही है, उसको लेकर SIR की जो है वो उसके ECI की SIR जो वो चल रहा है मुहिम, उसको लेकर अगर आपको मतलब जो हमारे यहाँ प्रॉब्लम हो रही है उसको लेकर जो है कंट्रोवर्सी हो रही है, उसके कारण ये है, रीज़न ये सब हैं, अब आप उसका सलूशन बताओ, ऐसा पूछेगा आपसे वो। तो यानी कि आपको सलूशन सोचना है। सलूशन हो सकता है कि भाई पहली बात ये कि भाई इसके लिए एक अच्छा वो बना दिया जाए कि जिसकी देख रेख में यानी कि कोई जुडिशियल कमेटी बना दी जाए जो इसको ऑब्जर्व करे, अच्छे से ऑब्जर्वेशन करने के लिए हो। दूसरा ये हो कि भाई डाटा जो हमारा ब्रीच हो रहा है, हमारे यहाँ प्रॉब्लम तो यही है डाटा ब्रीचिंग की, राशन कार्ड जो है, तो इन सब को लेकर जो कंट्रोवर्सी हो रही है उसको थोड़ा करेक्ट किया जाए, उसका करेक्शन किया जाए। यही सब बताएंगे हमें, करना थोड़ी हमको जाके वहाँ पे एकदम, हमें नहीं करना, हमें सोल्यूशन बताना है बस, ठीक है। और ऐसा भी नहीं बताना कि हाँ डोनाल्ड ट्रंप को ले आओ वहाँ पे, मतलब इस तरह का सोल्यूशन नहीं बताना जो बिल्कुल आसमान से परे हो, या ऐसा नहीं। हमें सोल्यूशन बताना कि भाई आप जो है डाटा ब्रीच का इशू है वो भी हो सकता है, इससे उसको ठीक करना चाहिए, ठीक है। डाटा ब्रीच इंडिया में सबसे बड़ा कंट्रोवर्शियल मैटर है कि हमारा डाटा सेफ्टी को लेकर हमारे यहाँ कोई रूल रेगुलेशन तो है नहीं ढंग से, तो ये सब सोचना है आपको, ठीक है। फिर कोई जुडिशियल कमेटी बना दी जाए जो इस बात को ऑब्जर्व करे कि भाई जो BLO काम कर रहा है या जो नीचे ग्राउंड लेवल पे काम कर रहे हैं वो ठीक से काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं काम, है ना। और जो भी एक तरह जिस बात को लेकर क्रिटिसिज्म हो रहा है कि भाई लोगों को लिस्ट में से हटाया जा रहा है, तो उस बात पे भी ध्यान दें कि भाई जिसको लिस्ट से हटाया जा रहा है उसके पास अथॉरिटी हो एक बार और अपील करने की कि भाई मेरा नाम लिस्ट से हटाया गया है, लेकिन जबकि मेरे पास डॉक्यूमेंट हैं वैलिड। तो ऐसा भी बना दिया जाए, भाई कोई अपीलेट अथॉरिटी बना दी जाए और उसको जो है अच्छे तरीके से लोगों तक जो है उसको पहुंचाया जाए कि भाई लोग जो है इस बात को समझ सकें कि हमारा अगर नाम हटाया जाएगा बिना वजह तो हम अपील भी कर सकते हैं इसकी। तो ये सब एक सोल्यूशन है ना इसके, बस हो गया इतना काम आपका, समझ में आया। एक क्वेश्चन हो गया आपका मेंस का, प्री के तो क्वेश्चन लिखे ही हैं सामने कि भाई कौन इसको बनाता है, क्या काम होता है इसका, ये सब लिखा है। तो यानी कि द हिंदू इस तरीके से हेल्प करता है आपकी। एक क्वेश्चन यहाँ से तैयार हुआ आपका। अब उसके बाद आगे बढ़ते हैं अब यहाँ पर दिया है कि ये सब आपको जो है आप पढ़ना जरूर, इसको ऐसा नहीं मैं कह रहा हूँ कि मत पढ़ें, क्योंकि मैं तो पढ़ चुका हूँ इसलिए बता रहा हूँ, जहाँ जहाँ पे ज़रूरत है हमें वहीं रुकेंगे हम, ठीक है। अब उसके बाद आगे बढ़ेंगे हम। एक यहाँ पर आ रहा है पॉइंट, बिजनेस एडवाइजरी कमिटीज ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा, ठीक है। बिजनेस एडवाइजरी कमेटी ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा, एक ये क्वेश्चन भी आता है कि भाई बिजनेस एडवाइजरी कमेटी का हेड कौन होता है लोकसभा में। जैसे बिजनेस एडवाइजरी कमेटी के नाम से क्या समझ में आ रहा है आपको कि जो भी लोकसभा में बिजनेस हो रहा है, बिजनेस का मतलब ये नहीं कि ट्रेड वगैरह, बिजनेस का मतलब ये है कि जो भी वो काम करती है लोकसभा, वो सब काम जो है हैंडल करने के लिए कि भाई उनको ठीक से चलाया जा सके, कौन सा काम कब होगा,
ऐसा नहीं कि सब जो है टूट पड़े एक ही साथ कि नहीं पहले मैं, ऐसा नहीं। वो सबको हैंडल करने के लिए कमेटी होती है लोकसभा में, उसका नाम है बिजनेस एडवाइजरी कमेटी। ऐसे ही राज्यसभा में होती है बिजनेस एडवाइजरी कमेटी, दोनों जगह है, समझे आप। अब लोकसभा, अब क्वेश्चन ये बन सकता है भाई, क्वेश्चन ये बन सकता है जो लोकसभा में जो बिजनेस एडवाइजरी कमेटी है BAC, उसका जो हेड कौन होता है, ठीक है, मेंबर टोटल कितने होते हैं उसके, टेनोर कितना होता है, ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आपसे। तो हेड कौन होता है इसका, स्पीकर होता है इसका हेड। मेंबर कितने होते हैं टोटल, 15 मेंबर्स होते हैं, यानी 14 + 1, समझे आप, यानी कि 14 मेंबर होते हैं। एक मेंबर होगा स्पीकर जो हेड होता है इसका। और टेनोर कितना होता है इसका, 1 ईयर, हर साल जो है नई बनाई जाती है, समझे आप। ये क्वेश्चन पूरे हो गए आपके। राज्यसभा में जो BAC है उसका क्या है, उसके बारे में पूछा जाए अगर आपसे, क्योंकि UPSC आपसे पूछ लेगा कि भाई राज्यसभा में जो BAC है उसके मेंबर में कंफ्यूज करेगा आपको कि राज्यसभा में BAC जो होती है उसके मेंबर कितने होते हैं। तो उसके हेड कौन होगा, पहली बात तो हेड अगर पूछा जाए तो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। जनरली कौन होता है चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, जनरली क्या होता ही वही है, वाइस प्रेसिडेंट, है ना। तो यानी कि हेड कौन होगा, वाइस प्रेसिडेंट या फिर चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। ये समझ में आया, एक क्वेश्चन ये हो गया। इसके बाद इसमें टोटल मेंबर कितने होते हैं, 11 मेंबर्स होते हैं, यानी 10 + 1। आपको ऐसे जरूर लिखना है, 11 मेंबर का मतलब 10 + 1, क्योंकि हम जनरली क्या कर देते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं कि अच्छा 11 मेंबर हो गए, एक हेड हो गया, 12 मेंबर हो गए, हम गलत कर देंगे ना ऐसे। तो आप उसको ब्रेकअप करके जरूर लिखो, 10 + 1, इससे आपको याद रहेगा भाई एक हेड है और 10 मेंबर्स हैं, ठीक है। और कुछ पूछना है इसमें तो आगे बढ़ें। अब ये बताओ, जैसे अब यहाँ पे एक क्वेश्चन ऐसे ही हम बात कर लेते हैं कि जो ECI है उसका काम क्या है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, जैसे इसकी वर्किंग क्या होती, क्या काम करता है ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, वोटिंग कराता है ना भाई। एक तरह से जो हमारे यहाँ इलेक्शन होते हैं उनको सही ढंग से कराने की जिम्मेदारी होती है इसकी। किन किन के इलेक्शन जो है ये कंडक्ट कराता है, कहाँ कहाँ के इलेक्शन कंडक्ट कराता है। अभी जैसे कि आप लोगों को ये सोचना चाहिए, नहीं समझ में नहीं मिलेगा तो कोई बात नहीं, ये अपने टीचर से पूछो जाके आप, ठीक है। ये क्वेश्चन मार्क कर लो अपना भाई, हर चीज़ की बुक या गूगल पे मत जाओ, थोड़े समय ब्रेनस्टॉर्मिंग भी होने दो, दिमाग को जो है लगातार इस बात में लगा रहने दो, अच्छा ठीक है ये क्वेश्चन पूछना है, मुझे नहीं पता है ये क्वेश्चन, समझ में आया। तो ECI जो है किन किन की वोटिंग कराता है, किन किन की वोटिंग नहीं कराता, मतलब ये ध्यान रखना किसकी कराता है, कौन से आर्टिकल में ECI के बारे में जो है वो लिखा हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन में। जिसने पॉलिटी पढ़ लिया उसको तुरंत दिमाग जाना चाहिए कि भाई रिवीजन कर लो फटाक से। 324 आर्टिकल है, पार्ट कौन सा है, पार्ट 15 है ना। किन किन के इलेक्शन कंडक्ट कराता है ये, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा और वाइस प्रेसिडेंट और राष्ट्रपति प्रेसिडेंट के, तो इन्हीं लोगों के कराता है इलेक्शन। पंचायत के या लोकल बॉडीज के कराता है क्या ECI। जो पंचायत है, पंचायत वेब सीरीज की बात नहीं कर रहा हूं मैं, तो पंचायत वेब सीरीज से भी आप जोड़ सकते हो कि उसमें जो इलेक्शन होंगे कौन करा रहा है, ECI। स्टेट इलेक्शन बॉडी है एक अलग से, ठीक है, वो कराती है पंचायत के इलेक्शन। मेयर के चुनाव कौन कराती है, स्टेट इलेक्शन बॉडी है वो कराती है, ECI से लेना देना नहीं है उसका, वो अलग बॉडी है, ये अलग बॉडी है, समझे आप। उसके लिए आर्टिकल अलग है, इसके लिए आर्टिकल अलग है। तो आगे बढ़ते हैं अब हम। तो ये देखो, अब एक आर्टिकल से आपको जो है इस तरीके से पढ़ना है आराम से, शांति के साथ, भाई ठीक है। कम से कम चलो पूरा अखबार नहीं पढ़ पा रहे हो, शुरू में आपको लग रहा है भाई 2 घंटे 3 घंटे कैसे दें अखबार को, ठीक है, तो पूरा नहीं पढ़ पा रहे हो, लेकिन थोड़ा तो पढ़ो। बाकी जो हम आपको करते रहेंगे, आप जो है पढ़ते रहना है ऐसे, ठीक है। लेकिन अगर खुद से ब्रेनस्टॉर्मिंग नहीं करोगे तो भाई आप कैसे बनोगे, UPSC क्रैक कैसे करोगे। एग्जामिनर तो आपका ब्रेनस्टॉर्मिंग चेक करेगा, या मैं थोड़ी जाऊँगा पेपर देने, आप अपना दोगे पेपर, आपका ब्रेनस्टॉर्मिंग चेक होगी वहाँ पे ये पूछेगा भाई ऐसे ऐसे बात करेगा, ये सब आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं अब हम। तो ये आर्टिकल पूरा हुआ हमारा। अब और आर्टिकल पढ़े हमने भाई, कैलाश मानसरोवर यात्रा, ठीक है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है हमको इतनी, ठीक है। सैफरों ये सब भी कोई वो नहीं है, तो हरिद्वार का वो है।
अब यहाँ पर एक वो दे रखा है कि मिनिमम सपोर्ट गेन मूव फॉर रिमूवल ऑफ जस्टिस वर्मा। अब जस्टिस वर्मा आजकल बहुत उसमें है, इंडिया में बड़ा हॉट इशू है जस्टिस वर्मा का भी। कौन है जस्टिस वर्मा? जस्टिस वर्मा वो हैं जो नोट कांड में है, उनकी नाम आया है। दिल्ली में आग लगी एक जस्टिस के घर में, जब दिल्ली वो फायर ब्रिगेड जो है पहुंची वहाँ आग बुझाने, तो उनके घर में जो है जले हुए नोट के बंडल मिले बहुत सारे। तो उस बात को लेकर जो है वो हुआ कि भाई नोट के बंडल कहाँ से आए जज साहब के घर में इतने सारे, तो उस बात को लेकर कंट्रोवर्सी हुई। अब उनके ऊपर जो है इम्पीचमेंट का जो है वो चल रहा है कि उनके ऊपर इम्पीचमेंट करो, उनको हटाओ पोस्ट से। रीजन क्या है? सुप्रीम कोर्ट ने उनको हटाया नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने उनका ट्रांसफ़र कर दिया दिल्ली से वहाँ पे इलाहाबाद हाई कोर्ट। तो ये तो गलत बात हुई। एक तरह लोगों को जो है ये चीज़ हर्ट हुआ, उनको लगा कि यार ये चीज़ अच्छी नहीं हुई, हम करते तो हमारे साथ तो बहुत बड़ा वो चल जाता कानून। तो ये एक तरह से वो हो रहा है ना कि भाई इक्वलिटी बिफोर लॉ का वो एक तरह से वो हो रहा है, भाई उसको तो माना नहीं जा रहा है। जबकि भाई एक तरह से वो ना हमारा जो आर्टिकल 14 है वो तो यही बोलता है कि भाई सब जो है इक्वल हैं। तो यहाँ पर हम बात करेंगे कि यहाँ पर क्या क्या हुआ है। यहाँ पर बात हो रही है कि भाई एक तो जस्टिस वर्मा के बारे में मैंने आपको बता दिया है कौन है जस्टिस वर्मा, हाई कोर्ट के जज थे ये। तो हाई कोर्ट के जज को जो पोस्ट से हटाने का जो प्रोसेस है वो इम्पीचमेंट ऑफ जुडिशरी, ठीक है, या जजेज, सॉरी, इम्पीचमेंट ऑफ जजेज के नाम से जो है काम होता है। हालांकि आर्टिकल जो हमारे आर्टिकल है, कोई भी आर्टिकल ऐसा नहीं है जो इससे रिलेटेड हो कि यानी कि इम्पीचमेंट ऑफ जजेज यानी जज का ऊपर महाभियोग। तो जज के ऊपर महाभियोग से रिलेटेड कोई आर्टिकल नहीं है। एक स्पेशल कानून बनाया गया है, उसका नाम है, ठीक है, उस आर्टिकल का नाम, कानून का नाम है इम्पीचमेंट ऑफ जजेज एक्ट, इम्पीचमेंट ऑफ जजेज एक्ट 1986, ठीक है। ये एक कानून है जिसके तहत जो है हाई कोर्ट के और सुप्रीम कोर्ट के जजेज जो होते हैं उनके ऊपर इम्पीचमेंट चलता है, यानी उनको रिमूवल ऑफ पोस्ट जो प्रोसेस है वो चलती है। समझे आप? अब ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे भाई कि किसके अकॉर्डिंग चलता है आर्टिकल, पता चल गया आपको कि आर्टिकल नहीं, एक्ट है वो, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन में इम्पीचमेंट ऑफ जजेस को कोई उल्लेख नहीं है, कोई वर्डन नहीं है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं अब हम, ये प्रोसेस होती कैसे है ये। अब इसमें जो दे रखा ना, इसमें यही दे रखा, द सिग्नेचर इज अंडर वे एंड इट हैज़ क्रॉस 100 ऑलरेडी। कब, किन के सिग्नेचर? लोकसभा मेंबर्स के। ये दे रखा है इम्पीचमेंट एक्सरसाइज इन लोकसभा, इस वजह से मैं ये सब बता रहा हूँ। समझे आप? ये ध्यान रखें कि क्यों पढ़ रहे हैं हम इसको, इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि इसमें जो है ये सब चीज़ें हैं। ये दे रखा है नो फीवर देन 150 तो राज्यसभा, यानी कि जो इम्पीचमेंट प्रोसेस है उसके लिए एक मोशन रखा जाता है, ठीक है, मोशन आर्टिकल जो रखा जाता है कहाँ पे, कोई भी, या तो लोकसभा में या फिर राज्यसभा में एक मोशन पास किया जाता है, ठीक है, जिसके लिए 100 मेंबर्स का सिग्नेचर चाहिए मिनिमम, अगर लोकसभा में है तो। अगर लोकसभा में वो मोशन रखा गया है, यानी कि जो प्रस्ताव है वो लोकसभा में रखा गया है, किससे रिलेटेड? इम्पीचमेंट ऑफ जजेस से। यानी किसी जज को हटाने का जो प्रस्ताव है या किसी जज को हटाने का जो मोशन है वो अगर लोकसभा में रखा गया तो लोकसभा के 100 मेंबर्स उस पर साइन किए हुए होने चाहिए। समझ में आ रहा है क्या है? यानी कि एक पेपर है, मान लिया मोशन है, तो इसके ऊपर लिखा भाई इम्पीचमेंट ऑफ जजेस, तो यानी कि इस पर साइन होने चाहिए 100 मेंबर्स के कम से कम, तभी जो है इसके ऊपर डिस्कशन होगा लोकसभा में या राज्यसभा में। समझे आप? सब पार्लियामेंट का टाइम नहीं खराब हो, इसलिए इस प्रोसेस को रखा गया है कि भाई ऐसे तो कोई भी उठा के दे देगा कि भाई मेरे खिलाफ जो है केस किया है, चलो इम्पीचमेंट कर देते हैं इसके, कोई भी जज के ऊपर कर देगा, कोई MP जो होगा कोई भी कर देगा ऐसे तो, लेकिन 100 मेंबर उसमें साइन किए हुए होने चाहिए। ये समझ में आ रहा है? अगर लोकसभा में रखा गया है तो, और अगर राज्यसभा में है तो 50 मेंबर्स का साइन चाहिए मिनिमम। इतना तक समझ में आया? तो मोशन जो है उसमें जो है लोग, अब इन्होंने बोला कि इसमें जो है 100 MP का साइन हो चुका है, यहाँ पर ये बताया है, तो यानी कि मोशन तो रखा जाएगा, पक्का है, यानी कि पार्लियामेंट में डिस्कशन तो होगा ही होगा अब उसके ऊपर। अब जब मोशन रखा जाता है यानी ये पास हो जाता है, रख दिया गया लोकसभा में, अब इसके ऊपर जो है क्या होगा, इंक्वायरी बैठेगी। इंक्वायरी बैठेगी, कौन होगा उसका हेड? सुप्रीम कोर्ट का जज होगा, सुप्रीम कोर्ट का CJI होगा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है वो उसका हेड होगा।
देखो क्या होता है, सबसे पहले मोशन, जब मोशन जो है वो रखा गया, इसको जो हमने बताया कि भाई 100 मेंबर यानी 100 MPs ऑफ लोकसभा होने चाहिए अगर लोकसभा में रखा जा रहा है, और अगर राज्यसभा में रखा जा रहा है तो 50 MPs राज्यसभा के होने चाहिए मिनिमम, दोनों में से कहीं पे भी हो। ये ध्यान रखो। देखो यूपीएससी ऐसा नहीं कि आप लोग नींद में पढ़ो, यूपीएससी का मतलब है कि आप पढ़ो बिटवीन द लाइंस, समझे आप, अगर क्रैक करना है तो। और अगर ऐसे ही चलना कि भाई चलो ठीक है जीवन यापन का साधन है, या ऐसा समझ लो कि भाई अपना जो है लाइफ स्टाइल चल रही है, ठीक है, सबको बताने के लिए है, क्या कर रहे हैं, यूपीएससी की पढ़ाई कर रहे हैं, अगर केवल इसलिए पढ़ रहे हैं तब तो फिर नींद में पढ़ते रहो, और नहीं पढ़ रहे तो कम से कम इन सब चीज़ों का ध्यान रखो कि न्यूज़पेपर को पढ़ना कैसे है, कैसे जो है समराइज़ करना है, अपने नोट्स कैसे बनाने हैं। लगातार का काम है ये। जिनका नेक्स्ट ईयर पेपर है उनके लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है, और जिनका उसके बाद भी है उनके लिए भी कम इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि यूपीएससी का ऐसा नहीं है कि वो आपसे जो है पिछले 2 महीने 5 महीने के करंट अफेयर पूछता है, वो कहीं से भी कुछ भी पूछ लेता है आपसे। अब ये तो रेयरली होता है ना भाई, इम्पीचमेंट ऑफ हाई कोर्ट जज के, ये तो बहुत रेयरली केसेस हैं। इससे पहली बार जो है अगर किसी का इम्पीचमेंट हुआ है तो एक ही जज है हमारे जिनके इम्पीचमेंट हुआ है अब तक, जस्टिस सौमित्र, कोलकाता हाई कोर्ट के जज थे वो, ठीक है, तो उन्हीं का इम्पीचमेंट हुआ है अब तक, बाकी किसी का इम्पीचमेंट नहीं हुआ है इंडिया की पूरी हिस्ट्री में। तो ये भी इंपॉर्टेंट इशू इसलिए हो जाता है, समझे आप। और एक बात और ध्यान रखें कि ये इतना ज़्यादा हॉट टॉपिक है इस बार कि इस बार तो पूछना मुश्किल ही है उनका। यूपीएससी वाले ऐसा भी करते हैं, जो बहुत ज़्यादा हॉट टॉपिक होता है उसको उस साल नहीं पूछते हैं, 1 साल 2 साल बाद पूछते हैं वो। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यानी मोशन जो है वो रखा गया 100 मेंबर्स का साइन हो जाए अगर लोकसभा में रखा जा रहा है, अगर राज्यसभा में रखा जा रहा है तो 50 मेंबर्स का साइन हो जाना चाहिए। चलो ये हो गया। अब उसके बाद आगे बढ़ेगा वो, इसके बाद क्या होगा, इसकी इंक्वायरी होगी। इंक्वायरी होगी, कौन करेगा इंक्वायरी? इंक्वायरी कमेटी करेगी। इंक्वायरी कमेटी जो है वो सीजेआई होंगे उसमें, या फिर सुप्रीम कोर्ट का कोई जज होगा, ठीक है, और क्या होंगे, हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस, सीजे, ये दिख रहा है सब, ठीक है, हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस होंगे उसमें। ठीक है, सीजेआई होंगे हाई कोर्ट के ये, और हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस इंक्वायरी कमेटी में होंगे। और उसके बाद फिर इंक्वायरी कमेटी अगर उस चीज़ को सही पाती है अपनी जांच में कि हाँ भाई ये सच है, जो इनके ऊपर आरोप लगे हैं, जो इनके ऊपर जो एलिगेशंस लगे हैं जज के ऊपर वो सही हैं, तो ये जो बिल होगा, ये मोशन जो है ये जाएगा कहाँ पर, फिर जो है ये पार्लियामेंट में जाएगा और इसके ऊपर डिस्कशन होगा। और ठीक है, अगर ये पास हो जाता है तो मेजॉरिटी जो है इसको अगर पास कर दी तो मेजॉरिटी से बिल पास हो जाता है। यानी कि मेजॉरिटी क्या है, 2/3 ऑफ टोटल मेंबर्स, मेंबर्स, एक मिनट, 2/3 ऑफ, हाँ, टोटल मेंबर्स, एक तो ये है मेजॉरिटी के लिए, या फिर 50% ऑफ टोटल मेंबर्स, समझे आप, 50% ऑफ जो प्रेजेंट मेंबर्स हैं उनका 50%, तो मेजॉरिटी का ये प्रोसेस है। फिर जब पार्लियामेंट पास कर देती तो क्या होता है, प्रेसिडेंट जो है वो इशू करते हैं रिमूवल ऑर्डर पास करते हैं कि भाई इन जज को जो है हटा दिया जाए पोस्ट से, और उसी दिन से जो है ये अपने पोस्ट से हट जाते हैं। तो प्रोसेस समझ में आया। और इसका नाम क्या है, इम्पीचमेंट ऑफ जजेस एक्ट 1986। ठीक है, आप लोग पैदा भी नहीं हुए होंगे उस समय का एक्ट है ये, तब से जो है देश काम कर रहा है, और पहले से ही खैर। तो मोशन, फिर इंक्वायरी, फिर पार्लियामेंट में जाएगा, फिर 2/3 ऑफ मेंबर जो हैं वो पास करेंगे, फिर प्रेसिडेंट के पास जाता है, प्रेसिडेंट जो है ऑर्डर पास करेंगे फिर, और उसके बाद जज जो है उनकी छुट्टी। आया समझ में? तो इस आर्टिकल से हमें ये सब पढ़ना है, समझ में आ रहा? आगे बढ़ते हैं अब उसके बाद एक अगले पेज पे आते हैं। तेजस्वी रीचेज आउट लीडर अक्रॉस पार्टी लाइन। अब देखो दे रखा ना, अपोज SIR इन बिहार, तो बिहार में इलेक्शन होने वाले हैं इस साल के एंड में, तो वहाँ पर जो है ये चल रहा है, बहुत बड़ा कंट्रोवर्शियल इशू है ये SIR। ठीक है, तो आप पढ़ें, इसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि पॉलिटिकल मैटर है, आप ना पढ़ें चलेगा काम, पर अगर टाइम है तो आप इसको पढ़ के देख सकते हैं, क्योंकि आपको कुछ वो मिलेगा, भाई इन्होंने एलिगेशन लगाए हैं, तो अगर आपको दे दे भाई क्रिटिकली एग्जामिन करो, तो आपको एक आध पॉइंट मिल जाएगा कि अच्छा हाँ ये भी एक पॉइंट है,
कोई तो बेस होना चाहिए, वो ठीक है आपके लिए इतना पता चल ही जाएगा भाई बिना बेस के, क्योंकि नेता है बिना बेस के भी बोल सकते हैं, नेता बिना भी किसी बेस के कुछ भी बोल सकते हैं अपना, ठीक है ना। कह देंगे भाई SIR की वजह से जो है हमारे घर में जो है चूहे बहुत हो गए हैं, कुछ भी कह सकते हैं नेता। तो ऐसा आपको तो वो थोड़ी नोट करना है आपको। अगर आपको लग रहा है कि भाई वैलिड पॉइंट है तो आप अपने नोटबुक में रख लो, जो मेंस में काम आएगा आपके, ठीक है। लेकिन फिर भी अगर टाइम नहीं है तो छोड़ सकते हो, लेस इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अब हम। अब इसमें जो है इसमें और तो कुछ खास नहीं दिख रहा है, जो मैंने पढ़ा है इसलिए बता रहा हूँ मैं आपको, तो थोड़ा देख ही लेना है। बीजेपी सबवर्ट प्रोसीडिंग ऑफ पैनल ऑफ महाराष्ट्र सिक्योरिटी बिल, ठीक है, इसको छोड़ो, हमें इसको इग्नोर कर सकते हैं, है ना। पंजाब पुलिस बस्ट BKI मॉड्यूल लिंक्ड टू पटियाला ग्रेनेड अटैक, कोई बात नहीं, ये भी आप छोड़ सकते हैं। हरियाणा CM वगैरह का इशू चल रहा है कोई, ठीक है। मिथुन रेड्डी MP सेंट टू जुडिशियल रिमांड टिल अगस्त 1, ये इनको लिकर केस में पकड़े गए हैं, ठीक है, जो झारखंड में वो है ना, ठीक है, वहाँ का इशू है ये। अच्छा ये दूसरा इशू है, खैर वो झारखंड वाला एक अलग वो है। चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम इसमें, ये हमें लेकिन इतनी ज़रूरत नहीं है इसकी, क्योंकि जो जो ज़रूरी है वही पढ़ा है मैंने। मुझे तो आइडिया लग ही जाता है कि भाई क्या चीज़ जो है छोड़नी है, क्या चीज़ पढ़नी है, उसको इग्नोर आप कर सकते हैं। तो इसमें देखते हैं कौन, अब ये वाला एक वो है हमको पढ़नी है जो न्यूज़ है। अब ध्यान रखें खाली आर्टिकल ही नहीं होता है, इसमें न्यूज़ भी आती है, जिसको पढ़ना होता है क्वेश्चन रेडी करते हैं आप। अब ये क्या, इंडिया विल एड्रेस कंसर्न ऑफ प्राइवेट सेक्टर इन सिविल न्यूक्लियर सेगमेंट। तो सिविल न्यूक्लियर सेगमेंट में प्राइवेट सेक्टर को इंक्लूड करने जा रहा है इंडिया। सिविल न्यूक्लियर सेक्टर यानी कि जो न्यूक्लियर रिएक्टर्स हैं हमारे, जहाँ बिजली बन रही है, तो अगर उसमें प्राइवेट प्लेयर्स को डाला जाएगा तो वो एक्चुअली क्या करते हैं भाई, प्राइवेट प्लेयर्स का डालने का जो मैटर है वो इतना हॉट इशू क्यों बन रहा है, क्योंकि वो लोग क्या करते हैं, प्रॉफिट के लिए काम करते हैं। एक आपने भोपाल गैस ट्रेजिडी जो है वो सुनी होगी, जहाँ पर जो है MIC जो गैस है वो बहुत ज़्यादा लीक हो गई थी, काफ़ी लोगों की डेथ हो गई थी। तो ऐसा ही इसमें भी होगा भाई, सेफ्टी इशू और ये सब, क्योंकि भाई प्राइवेट प्लेयर तो केवल पैसे के लिए काम करेगा, ठीक है। और हमारे यहाँ एक चीज़ और भी ध्यान रखें कि इसको लेकर कंसर्न इसलिए भी है क्योंकि हमारे यहाँ जो चेक करने वाली अथॉरिटी है, चेक एंड बैलेंस की जो अथॉरिटी है, हमारे यहाँ थोड़ी गड़बड़ है, ठीक है। इंडिया में जो चेकिंग अथॉरिटी जैसे FSSAI है, उसके पास मेंबर ही नहीं है। आप ठेले पर उस पर जो है आपने खाना खाया, मिठाई की दुकान से कहीं कुछ खरीदी मिठाई, आप खा के बीमार पड़ गए, कोई कंप्लेन नहीं कर सकते आप कहीं। FSSAI जो है अभी दिवाली आएगी, दिवाली पे FSSAI वाले सैंपल लेंगे कहीं, जो जाके फिर अगली दिवाली तक जो है उसका रिजल्ट आएगा। क्या करोगे उसका आप? भाई सीधी सी बात है, हमें क्या पता कहाँ से लोग खरीदेंगे तो वही मिठाई, पता लगा रिपोर्ट आप देख के और दिमाग ख़राब हो गया कि अरे अच्छा यार ये तो हमने इसी से खरीदी थी, मगर वो तो 1 साल हो गया ना पुराना वो मैटर। भैया आप रिपोर्ट ले रहे हो, सैंपल ले रहे हो, कल तो इशू करो कम से कम, तभी तो आदमी उसको खरीदने से बचे। दिवाली से पहले तो इशू कर दो, कम से कम 2 दिन 4 दिन पहले। और वैसे तो खाने के फूड के मामले में तो एक ही दिन बाद या शाम तक जो है रिपोर्ट इशू हो जानी चाहिए, लेकिन मैन पावर बहुत कम है उसके पास। तो चलिए, तो यानी कि हमारी जो प्राइवेट सेक्टर में सिविल वो डाल रहे, तो इससे हमारे लिए न्यूज़ इंपॉर्टेंट कौन सी हो रही है? इससे हमारे न्यूज़ हो रही है कि फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जो है, इन्होंने कहा था कि कौन सी स्पीच में, अपने फरवरी स्पीच में यानी बजट स्पीच में, इन्होंने कहा था कि हम जो है एटॉमिक एनर्जी एक्ट में चेंजेस करने जाएंगे, सिविल लायबिलिटी ऑफ न्यूक्लियर डैमेज एक्ट में चेंज करेंगे, और हम करेंगे प्राइवेट प्लेयर्स को इन्वॉल्व करेंगे, ठीक है, समझ में आ रहा? तो यहाँ पे जो है यानी पूछा जाए कि भाई न्यूक्लियर सेक्टर में प्राइवेट प्लेयर्स को इन्वॉल्व करने की जो स्पीच है, या उसके बारे में जो है पहली बार कब बोला गया है? बजट स्पीच में बोला गया, ठीक है, अभी का 2025 वाला। और यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, जो न्यूक्लियर रिएक्टर बनते हैं उनमें किस किस का इन्वॉल्वमेंट होता है? तो यहाँ पर ये दिया गया है NPCL, न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, ठीक है, भारतीय नाभिकीय विद्युत निगम लिमिटेड, ठीक है, ये भी ठीक है। तो ये नाम आपको पता होने चाहिए, NPCL, ये फिर भाविनी, ठीक है, भारतीय नाभिकीय विद्युत निगम लिमिटेड, और क्या है NPCI या फिर
NTPC। अब NTPC का लोग जो है थोड़ा सा वो कर सकते हैं इग्नोर, कि भाई NTPC तो वो बनाती है कोयले से बिजली, लेकिन NTPC इसमें भी यूज़ है NTPC का। NTPC जो है न्यूक्लियर रिएक्टर में भी रोल है NTPC का, ठीक है। अब इनका जॉइंट वेंचर क्या है, अणु शक्ति विद्युत निगम लिमिटेड, अश्विनी। अब ये पूछा जाए भाई अश्विनी में जो है किन किन का स्टेक्स है, तो किन किन का है, NPCIL का है, भाविनी का है, NTPC का है। समझ में आया, UPSC का क्वेश्चन बन सकता है आराम से। उसके बाद फिर क्या दिया भाई, न्यूक्लियर पावर प्लांट बनाया जाता है, और क्या है, DAE है हमारे यहाँ एक, जो स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर बनाता है 50 मेगावाट से 300 मेगावाट तक। समझे आप, जो स्मॉल न्यूक्लियर रिएक्टर्स हैं उनके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, तो आपका है DAE, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी। चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम। तो समझ में आ रहा न्यूज़पेपर पढ़ने का मेथड आपको कैसे करना है। अब हम आते हैं, एडिटोरियल है। एडिटोरियल में हम आते हैं कि भाई इसमें ये एडिटोरियल कैसे रिलेटेड है, रिफॉर्म कैन नॉट वेट, एविएशन सेफ्टी इज एट स्टेक। यानी जो अभी नाम से ही लग रहा है, अहमदाबाद में जो प्लेन गिरा हमारा, कई लोगों मतलब लगभग भाई 250-300 लोगों की डेथ हुई है उसमें, तो वो एक मैटर है बहुत बड़ा कि भाई ठीक है, ये देर का इंडियन बोइंग ये प्लेन क्रैश हुआ। तो ये अब इसमें क्या है कि यहाँ पर इन्होंने बताया कि भाई एविएशन सेफ्टी को लेके जो है उसके बारे में बताया है कुछ, कि भाई एविएशन सेफ्टी जो है वो कैसी होनी चाहिए और कैसी है, और उसको लेकर जो है कुछ आपको ये बताया गया कि भाई क्या जो है आप वो कर सकते हो, उसमें जो है इम्प्रूवमेंट कैसे कर सकते हो, ठीक है। तो इसको जो है देखें एक बार, जरा थोड़ी देर के लिए देखें। तो यहाँ पर जो है हमें जो पढ़ना है, जैसे आप पढ़ेंगे तो वही इसको आर्टिकल को पढ़ते समय हमें देखना है कि भाई इस आर्टिकल का बेसिक थीम क्या है, या किस उसके ऊपर बेस्ड है, ये कोई थ्योरी तो होगी ही। तो इसमें इन्होंने दिया कि भाई एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन जो है ब्यूरो पार्लियामेंट्री रिपोर्ट जो है वो आई है, उसमें ये बोला गया कि भाई जो वो थे क्या नाम है उसके, जो पायलट थे उनको जो एक दूसरे के ऊपर फेथ नहीं था, या वहाँ पर जो है लैक ऑफ ट्रस्ट का इशू आ रहा है, कुछ ऐसा सामने आया है, ठीक है। उसमें ये नहीं पता चल रहा कि भाई फ्यूल जो है अचानक से जाना, फ्यूल की सप्लाई बंद कैसे हो गई, या फ्यूल की सप्लाई कट किसने की, यही नहीं पता चल रहा है। और जो ब्लैक बॉक्स होता है उसके अंदर, एरोप्लेन के अंदर, एरोप्लेन में ब्लैक बॉक्स होता है जो हर बात रिकॉर्ड करता है पायलट्स की, और जो पायलट बाहर बात करते हैं, एयर ट्रैफिक कंट्रोल टावर वगैरह जो होते हैं उनसे अगर बात करते हैं या कहीं से हेल्प मांगते हैं, तो उन सब से जो है रिकॉर्डिंग होती है उसमें। तो उसी को जो है निकाला जाता है, बहुत स्ट्रॉन्ग होता है वो, टूटता जलता वलता नहीं है, टूटता उठता नहीं है। उसको निकाला उन्होंने, उसमें से पता चला कि आपस में वो बात करेंगे भाई तुमने जो है वो कट क्यों करा, एयर सप्लाई फ्यूल सप्लाई क्यों कट करी इंजन की, तो वो कह रहे नहीं मैंने तो नहीं करी है कट, ऐसी कुछ जो है बातें उसमें सामने आई। तो उसी के ऊपर इन्होंने कहा कि लैक ऑफ ट्रस्ट है इन द एंटायर एविएशन सिस्टम इन इंडिया, ठीक है, ऑफन पेनलाइजेज इट पर्सनल एक्सेसिवली रेदर देन होल्डिंग एयरलाइन एंड रेगुलेटर्स टू इक्वल स्क्रूटनी। यानी कि यहाँ पर जो भी सज़ा मिल रही हो पर्सनल को ही, ज़्यादातर पर्सनल्स को ही मिल रही है, बजाय जो उसको मिलना चाहिए एयरलाइन को और रेगुलेटर्स को। जो एयरलाइन को रेगुलेटर अथॉरिटी है उनको भी तो पनिशमेंट होनी चाहिए, और एयरलाइन है उसको भी पनिशमेंट मिलनी चाहिए, लेकिन वो लोग बच जाते हैं। जैसे कहते हैं कि बड़ी मछली तो बच जाती है, छोटे छोटे शिकार पकड़े जाते हैं, प्यादे ही पिसते हैं, वही हो रहा है हमारे यहाँ ऐसा। अब उसकी वजह से क्या होगा भाई, आपने उसको निकाल दिया नौकरी से, जेल में डाल दिया जो पर्सनल है, यानी जो वहाँ का एम्प्लॉई है, वो थोड़ी कंपनी ठीक कर देगा पूरी। तो यानी कि किसकी जिम्मेदारी, रेगुलेटर अथॉरिटी को तो संभालो आप, जो एयरपोर्ट भाई एयरलाइन रेगुलेटर अथॉरिटी है कोई, उसकी जिम्मेदारी भी तो है कुछ। जब उसके ऊपर प्रेशर आएगा तभी तो ठीक होगा, भाई आगे नहीं होगा ऐसा। तो वही सब जो है, ये कौन है इनके बारे में आप देख ही रहे हैं कि भाई एडवोकेट हैं, और उसके बाद क्या है, एविएशन सेफ्टी के लिए PLI वगैरह डालते हैं, PIL वगैरह डालते हैं, है ना। अब यहाँ पर क्या दिया है, कल्चर ऑफ सेफ्टी मस्ट पर, ठीक है। तो यहाँ पर जो है इस चीज़ को आप जब पढ़ेंगे तो इसमें आपको ये मिलेगा कि भाई इंडियन का जो एविएशन वो है सेक्टर, वो किस तरीके से जो है राम भरोसे चल रहा है। इसमें इन्होंने बताया है, ठीक, तो इन्होंने 15 PIL डाली हुई हैं हाई कोर्ट वगैरह में अलग अलग। उसके बाद जो है जैसे इन्होंने दिया कि भाई एक इशू दिया कि मुंबई हाई कोर्ट ने, वहाँ पर क्या हो रहा था, मुंबई में क्या हुआ, 2016 में मुंबई हाई कोर्ट ने इशू किया कि भाई जो कंस्ट्रक्शन है नियर मुंबई एयरपोर्ट उनको रोको आप, क्योंकि वहाँ पर क्या हो रहा है, 13 स्टोरी बिल्डिंग बन रही है एकदम पास में ही। तो वो तो एयरलाइन के लिए तो बेकार है ही, और जो उसमें रहेंगे उनके लिए भी बड़ा रिस्की है, वो इतना तो रहना ही पड़ेगा। कुछ रेडियस होता है एयरपोर्ट के आसपास का कि भाई इतने बड़े रेडियस में जो है हाई
बिल्डिंग नहीं होनी चाहिए, ये एयरपोर्ट है मान लिया, तो इसके आसपास जो है हाई बिल्डिंग नहीं होनी चाहिए, लेकिन उसको भी ब्रीच किया जा रहा है, ठीक है। तो उन्होंने रोका, इन्होंने कहा कि भाई 4 किलोमीटर के अंदर अंदर जो है वो कोई एक तरह से इनर हॉरिजॉन्टल सरफेस कहा जाता है उसको, तो वहाँ पर जो है हाई राइज बिल्डिंगें नहीं होनी चाहिए। तो ये हाई कोर्ट कह रहा है, बताओ, जबकि रेगुलेटर अथॉरिटी जो है वो क्यों नहीं कर रही है ये काम? करना तो होना चाहिए, हर चीज़ हाई कोर्ट थोड़ी करेगी। फिर से कहा जाता है जुडिशियल भाई एक्टिवेशन कहा जाता है, जुडिशियल एक्टिविज्म, ठीक है। तो उसके बाद फिर यहाँ दिया गया है, जब आप इसको पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि इंडिया ने उसमें जो है किस तरीके के लूप होल्स हैं। ये सब चीज़ दिया गया कि अंटिल 2008 तक जो है एयर स्पेस जो है वो हमारा स्ट्रिक्टली रेगुलेटेड था। 2008 के बाद से जो है उन्होंने एयर स्पेस को लेकर थोड़ा थोड़ा जो है नॉन स्टेटरी कमेटी बनाई है एक, और वो कमेटी जो है फिर डिसीजन देने लगी कि ठीक है बिल्डिंगें बनाओ आप, कोई बात नहीं, और अभी भी बनी है। इसमें इन्होंने बोला भी है ये कि 25 बिल्डिंग इन प्राइम लोकेशन इन मुंबई है, और इसमें आप जब देखेंगे तो ठीक है, तो बहुत सारी जो इनर हॉरिजॉन्टल सरफेस को जो है वो किया जा रहा है एक तरह से ब्रीच, यानी हॉरिजॉन्टल सरफेस जो होती है एक तरह से कि भाई आप जो इनर हॉरिजॉन्टल सरफेस बना रहे हो उसमें जो है हाई राइज बिल्डिंग नहीं रखोगे, तो ये इसमें सबसे बड़ा इशू है। ज़्यादा बड़ा इशू उसी को लेके इन्होंने किया है कि भाई इन्होंने ऐसा बनाया है, ठीक है। तो इसलिए हालांकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है आर्टिकल ये, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत आपको पता होना चाहिए कि एक इतना बड़ा जो क्रैश हुआ, प्लेन क्रैश हुआ, उससे रिलेटेड अगर क्वेश्चन बनता है तो आप नहीं भी बनता उससे रिलेटेड तब भी आप इसको उसमें डाल सकते हो कि हमारे यहाँ रेगुलेटिंग अथॉरिटी जो है वो एक तरह से वो ठीक तरीके से काम नहीं कर रही हैं, उनकी वर्किंग एफिशिएंसी जो है वो एक तरह उस पर क्वेश्चन मार्क वो करती है उसके ऊपर, ठीक है, सेफ्टी को लेकर। तो आप इसको पढ़ेंगे आराम से, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अब इसमें एक आर्टिकल यह वाला है, इंडिया कैन रिफ्रेम द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डिबेट। अब ये AI से रिलेटेड है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उसके ऊपर है। इसके ऊपर अगर हम बात करें भाई कि ये क्या चीज़ है, तो देखो ज़रा एक मिनट। तो अब ये नेक्स्ट आर्टिकल जो है, इंडिया कैन रिफ्रेम द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डिबेट। अब ये इंपॉर्टेंट थोड़ा इसलिए कि भाई इंडिया में जो है, अब इनमें एक लाइन इसमें थोड़ी जो अच्छी लग रही है वो ये है कि भाई ChatGPT ड्रैग्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आउट ऑफ रिसर्च लेबोरेटरीज एंड इनटू लिविंग रूम्स। तो ChatGPT ही जो है वो लेबोरेटरी से लेकर जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को हमारे मोबाइल तक लेकर आया है, हमारे लैपटॉप तक लेकर आया है। तो ये लाइन अच्छी है, आप यूज़ कर सकते हैं इसको कहीं। उसके बाद फिर यहाँ पर क्या है, ये इसलिए है इम्पोर्टेंट कि न्यू दिल्ली में हो रहा है AI इम्पैक्ट समिट फरवरी 2026 में। तो एक क्वेश्चन तो ये बन जाता है, सिंपल क्वेश्चन है भाई AI इम्पैक्ट समिट जो है वो कहाँ पर होगा, 2026 का न्यू दिल्ली में होगा। उसके बाद फिर आ रहा है कि भाई इसमें जो है इंडिया क्या क्या कर सकता है। अब इसमें इंडिया क्या क्या कर सकता है, इंडिया कैन ब्रिज द डिवाइड। इंडिया जो है डिवाइड को ब्रिज कर सकता है, यानी डिवाइड को कैसे ब्रिज क्या है, यानी जो गैप है भाई, कुछ लोगों के पास बहुत सारे रिसोर्सेज हैं, कुछ के पास बहुत कम है, और एक कंसेप्ट है ग्लोबल साउथ और ग्लोबल नॉर्थ का। ग्लोबल नॉर्थ और ग्लोबल साउथ का मतलब क्या है, ग्लोबल साउथ है और एक है ग्लोबल नॉर्थ। तो ग्लोबल नॉर्थ जो है वो जो रिच हैं सारे कंट्रीज ग्लोबल नॉर्थ में हैं, यानी अगर हम ग्लोब की बात करें, यह जैसे ग्लोब, तो यहाँ पर जो है इक्वेटर से जो है कुछ गरीब, कुछ नीचे, ज़्यादातर नीचे जो है गरीब देश हैं, और इक्वेटर के ऊपर जो है उनको कहा जाता है, या नॉर्थ में जो है वो हैं कंट्रीज जितने भी जो नॉर्थ में हैं कंट्रीज उनको कहा है वो है रिचेस्ट कंट्री जो है वो ज़्यादातर नॉर्थ में हैं, और पुअरेस्ट कंट्री जो है वो साउथ में है, ठीक है, लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं। तो इनका बीच में गैप जो है उसको भी कहा है उन्होंने कि भाई इसको भी फिल कर सकता है। वो कैसे कर सकता है उसके बारे में बात बताई है। इसके बारे में उन्होंने बताया है कि बट द जियो पॉलिटिकल क्लाइमेट इज़ फार फ्रॉम स्मूथ। इसका ये मतलब है कि भाई जो जियो पॉलिटिकल क्लाइमेट है वो इतना स्मूथ तो है नहीं, अभी तो बहुत ज़्यादा अनस्टेबल चल रहा है। जियो पॉलिटिकल क्लाइमेट यानी कि वॉर चल रहे हैं बहुत ज़्यादा। जियो पॉलिटिकल को हिंदी में कहते हैं जैसे भाई भू राजनीतिक। तो भू राजनीतिक क्लाइमेट जो है, एनवायरनमेंट यानी वातावरण, वो क्या है, स्मूथ नहीं है। जैसे कि वॉर कंटिन्यू इन यूक्रेन, इजराइल हमास का वॉर है, यूक्रेन और रूस का वॉर चल रहा है। वेस्ट एशिया टेथर बिटवीन फ्लेयर अप, यानी कि अनस्टेबल है वेस्ट एशिया, कि वेस्ट एशिया जो है अनस्टेबल है। ट्रेड वॉल्स आर राइजिंग फास्टर दैन रेगुलेटर्स, ट्रेड वॉर चली रही है जो कि ट्रंप के आने के बाद से बहुत ज़्यादा हाई उस पर चल रहा है।
ठीक है। तो इसकी वजह से क्या हो रहा है, जियो पॉलिटिकल क्लाइमेट जो है अनस्टेबल है। तो समझ में है आपको, एक जो आपका दिमाग या ब्रेन स्टॉर्मिंग के लिए पॉइंट, या आपको कहा जाए कुछ लाइन्स ऐसी हैं जिनको आप पढ़ पढ़ के बार बार समझो, आप कुछ पॉइंट आपको समझ में आया कुछ, ठीक है, वो क्या है आपकी स्ट्रांग होगी, ठीक है, यहाँ से आप इसको समझ सकते हैं। फिर उसके बाद है इवन द पेरिस AI समिट, फरवरी 2025 में एक पेरिस AI समिट हुई, मेन टू यूनिफाई एंडेड इन डिवीजन। अब वो भी जो है उसमें भी जो है कोई यूनिफॉर्म डिवीजन, मतलब यूनिफॉर्म डिसीजन नहीं हो पाया, वहाँ पर भी जो है डिवाइड हो गया है सब कुछ। कोई कह रहा मैं ये करूँगा, कोई कह रहा मैं ये करूँगा, कोई कह रहा नहीं मानूंगा मैं ये बात, ऐसा हुआ वहाँ पर AI समिट पे, ठीक है। और जैसे नोट दिया US और UK जो है उन्होंने रिजेक्टेड द फाइनल टेक्स्ट, चाइना वेलकम कर रहा है। तो क्या डिवीज़न है, तो वही बता रहा है कि इंडिया कैन ब्रिज द डिवाइड। तो कौन कौन से डिवाइड हैं, एक तो ग्लोबल समिट, वो ग्लोबल साउथ और ग्लोबल नॉर्थ का, और दूसरा क्या है जो इनके यूनाइटेड स्टेट UK और चाइना के बीच में जो डिवाइड है, इंडिया उसको बीच में ला सकता है, कहीं कोई मिडिल जो है ऐसा रास्ता ले सकता है जो बीच में हो, ठीक है। अभी US कह रहा मैं ये नहीं मानूंगा, चाइना कह रहा मैं ये मानूंगा, तो बीच का भी कोई रास्ता निकाला जा सकता है जिससे ये डिवाइड जो है कम हो, वही इसमें बताया है। वो कैसे होगा वही इसमें बता रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर तो इन्होंने नहीं बताया कुछ, मतलब यहाँ पर तो कोई नहीं ज़्यादा इंपॉर्टेंट लाइन नहीं है। हम आगे बढ़ते हैं दूसरे उस पर कि क्या इसमें जो है बताना चाह रहे हैं जो वो हैं हमारे राइटर। अब दिया गया है इसमें, यहाँ पर दिया गया है फर्स्ट कि भाई कैसे किया जाए। ठीक है, डेमोक्रेटिक एज नो प्रोविजन प्रीवियस होस्ट एज एंजॉयड, ठीक है। तो इसके लिए जो है 5 सजेशन जो है दिए गए हैं इंडिया के लिए, क्या क्या है। पहला जो है वो क्या दिया गया है, फर्स्ट सजेशन दिया गया है, मेजर व्हाट मैटर इंडिया डिजिटल टूल प्रूव दैट टेक्नोलॉजी, यानी कि इंडिया का जो डिजिटल टूल है उसने जो है टेक्नोलॉजी, मतलब उसने प्रूव की है भाई कि वो किसी को भी सर्व कर सकती है डिजिटल टेक्नोलॉजी। ऐसे ही यूपीआई हर कोई यूज़ कर सकता है, और इंडिया में कर भी रहे हैं, वो चाहे अमीर है, गरीब है, ठेले वाला है, तो वहाँ पर जो है बड़े बिजनेसमैन भी यूज़ कर रहे हैं उसको, अंबानी भी यूज़ कर रहा है यूपीआई, और वहीं पर जो है वो भी यूज़ कर रहा है जो ठेले वाला है। तो ये बताया है कर सकते हैं। अंबानी यूज़ करते नहीं करते वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन करना चाहे तो कर सकते हैं, उनको मना नहीं है, ठीक है। उसके बाद फिर क्या दिया गया है, आधार सिक्योर आइडेंटिटी दी गई है। आधार से यूपीआई जो है वो क्या कर रहा है, मनी सेंड कर रहा है कहीं भी। 2026 की जो सबमिट होगी उसमें जो है इसको, इस स्पिरिट को जो और मतलब अच्छा यूज़ किया जा सकता है हमारी, यानी कि हमारी टेक्नोलॉजिकल जो एक तरह से ग्रोथ है उसको और अच्छे से जो है ब्रॉडर वे में उसको डेवलप किया जा सकता है, ठीक है। ये इन्होंने बताया है, ठीक है। कंपनी माइट कट इन डेटा सेंटर इलेक्ट्रिसिटी, AI कंपनी जो है बहुत ज़्यादा डेटा वो यूज़ करती है, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर भी बहुत ज़्यादा यूज़ करती हैं, तो इन सब चीज़ों के बारे में बताया गया है। अब इसमें जो यहाँ से शुरू होता है सोसाइटी से, आ यूनिवर्सिटी कुड ऑफर आ फ्री कोर्स फॉर रूरल गर्ल, यानी AI के ऊपर रूरल गर्ल्स के लिए जो है फ्री कोर्स जो है यूनिवर्सिटी डेवलप कर सकती है ना। और क्या हो सकता है, ए गवर्नमेंट माइट ट्रांसलेट एसेंशियल हेल्थ एडवाइस इनटू लोकल लैंग्वेज। भाई लोकल लैंग्वेज, अब जैसे ईजिली जो है आप इस आर्टिकल को हिंदी में ट्रांसलेट कर सकते हो, और केरला में भी, कन्नड़ में, केरला में किसी में भी ट्रांसलेट कर सकते हो, ठीक है। तो ये सब आपको नोट करना होता है कि भाई क्या क्या जो है AI से हम कर सकते हैं, AI से हेल्प कैसे ले सकते हैं। AI के ऊपर अगर ऐसे आता है उसमें भी यूज़ कर सकते हो आप इसको, आपसे ये थोड़ी पूछेगा AI सबमिट के ऊपर ही पूछेगा सीधा, AI से ऐसे लिख रहे हो आप उसमें यूज़ कर सकते हो। भाई AI का यूज़ कैसे हो सकता है, इंडिया अपने टेक्नोलॉजिकल ग्रोथ को जो है कैसे इस्तेमाल करे, ठीक है। तो यहाँ पर ये सब दिया गया। फिर सेकंड है ब्रिंग द ग्लोबल साउथ टू द फ्रंट रो। अब वही जैसे मैंने बताया ग्लोबल नॉर्थ और ग्लोबल साउथ का कंसेप्ट है, यानी आपको ये पता है ही कि ग्लोबल साउथ क्या है, ग्लोबल नॉर्थ क्या है। अब उसको जो है फ्रंट रो में लेके आए, क्योंकि हाफ ऑफ ह्यूमैनिटी वाज मिसिंग फ्रॉम द लीडर्स फोटो सेशन। अब ये एक बड़ा वो है सटायर है, उन्होंने सटायर मारा भाई जो राइटर हैं कि भाई फ़ोटो सेशन ही चलते हैं ज़्यादातर, उसमें जितनी भी सबमिट होती हैं, कोई उनका हाथ पकड़ के फ़ोटो खिंचा रहा है, कोई गले मिलते हैं फ़ोटो खिंचा रहा है, यही चलता है, जबकि सबमिट का जो मेन मोटिव है वो कवर नहीं हो रहा है। आगे बढ़ते हैं अब हम, ठीक है। अब यहाँ पर थर्ड जो है क्या दिया गया है, क्रिएट अ कॉमन सेफ्टी चेक। अब AI को लेकर जो है कॉमन सेफ्टी चेक भी होना चाहिए। एक यहाँ पर प्री का क्वेश्चन भी आ रहा है
सिंध ब्लेचली समिट इन 2023, AI सेफ्टी समिट 2023 है ये। ब्लेचली कहाँ पर है? यूके में है। AI सेफ्टी को लेकर जो एक समिट हुई थी यहाँ पर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अब हम। ठीक है, ग्लोबल AI सेफ्टी को लेकर है, क्योंकि सेफ्टी को लेकर हर जगह जो है वो चल रहा है। अब फोर्थ आ रहा है, ऑफर आई यूजेबल मिडिल रोड ऑन द रूल। जैसे हमने बताया था शुरू में ही कि यूके और यूनाइटेड स्टेट ने जो है मना किया है AI को लेकर ग्लोबल रूल्स को, लेकिन चाइना ने कहा कि भाई ठीक है, हम मतलब ये सब क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। यहाँ पर बात करी यूनाइटेड स्टेट फियर हैवी रेगुलेशन, यूरोप रोल आउट इट्स AI एक्ट। तो यूनाइटेड स्टेट ने जो है AI के लिए कहा कि भाई इसको लिए अच्छा रेगुलेशन यूज़ करेंगे, हम रेगुलेट करेंगे बढ़िया से। चाइना ने कहा नहीं, हम तो जो है स्टेट कंट्रोल जो है AI यूज़ करेंगे। वो चाइना तो हर काम चलता है, उसके यहाँ होता ही है हर काम स्टेट कंट्रोल, ठीक है। तो ऐसा जो है इसमें यही बताया गया है कि इंडिया जो है इनके दोनों के बीच का वो यूज़ कर सकता है मेथड, ठीक है। जैसे इंडिया इकोनॉमी में यूज़ करता है मिक्स्ड इकोनॉमी, चाइना में क्या है कि भाई चाइना में एक तरह से कम्युनलिज्म है, USA में कैपिटलिज्म है, और इंडिया दोनों को मिक्स करके यूज़ करता है अपनी इकोनॉमी में। ऐसे ही यहाँ पे भी कर सकता है, ठीक है। तो ये आप जो है अब फिफ्थ क्या दिया गया है, अवॉइड फ्रेगमेंटेशन स्प्लिंटेड समिट सर्व नो वन द US एंड चाइना कैन ईच अदर अक्रॉस द फ्रंटियर AI रेस, ठीक है। US और चाइना जो है एक दूसरे के सामने खड़े हैं AI रेस में, तो इंडिया इस चीज़ को भी कवर कर सकता है, कुछ लीडर को मिलाकर या कुछ अन्य देशों को मिलाकर, ठीक है। पाथ फॉर इंडिया क्या दिया है, इंडिया कैन नॉट क्राफ्ट ए ग्लोबल AI अथॉरिटी इन 1 वीक, यानी एक दिन में, मतलब एक दिन में या रातों रात थोड़ी करा जा सकता है AI अथॉरिटी को, समझे आप। तो वही बात बताई गई है, लेकिन इस सबमिट को जो है हम यूज़ कर सकते हैं कि भाई जो हमारे एक तरह से नेशनल वो है बेनिफिट, उसके लिए हम यूज़ कर सकते हैं इसको, ठीक है। तो ये आर्टिकल्स हैं जिनके बारे में आपको थोड़ा देखना चाहिए, पढ़ना चाहिए, पढ़ते समय ध्यान रखना चाहिए कि भाई कैसे पढ़ें। अगर हेल्प चाहिए तो आपको जो हेल्प मिल ही जाएगी यहाँ से, ठीक है। यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट जो मतलब न्यूज़ थोड़ी आ रही है कि भाई मतलब दिख रहा है आपको, वो ये है कि नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन ओंज ट्राइब हु हैव क्लियर क्लास 10th एग्ज़ाम। तो ये पहली बार हो रहा है, फर्स्ट टाइम हो रहा है कि जो अंडमान के जो ओंज ट्राइब है, ये प्रिमिटिव ट्राइब्स हैं, यानी आदिवासी टाइप की ट्राइब्स हैं, ठीक है, जो हंटिंग के ऊपर ही या गैदरिंग फूड के ऊपर जो है डिपेंडेंट रहते हैं। तो ओंज ट्राइब कहाँ पर रहती है, ये पूछा जा सकता है आपसे। अंडमान में रहती है, लिटिल अंडमान में, वो भी, ठीक है। तो ऐसा पूछा जाता है आपसे। तो ये इसलिए इम्पोर्टेंट है कि भाई पहली बार जो है वो 10th एग्ज़ाम पास कर रहे हैं, ठीक है। अभी तक वो पढ़ते नहीं थे। चलिए तो ठीक है। अब बाकी जो है अखबार में इतना ही था, इसमें 21 जुलाई के न्यूज़पेपर में ऐसे पढ़ना है आपको, अखबार अपना पढ़ते रहें डेली 22 का भी देखेंगे फिर हम, ठीक है। ठीक है भाई, चलिए मिलते हैं जल्दी।